नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा का दूसरा दिन है। जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच आज दिल्ली में शिखर वार्ता होगी। शिखर वार्ता के बाद भारत और चीन के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। सुबह 9 बजे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। सुबह 9:30 बजे जिनपिंग राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर जाकर फूल चढ़ाएंगे। फिर 10:10 पर जिनपिंग की मुलाकात विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से होटल ताज पैलेस में होगी। सुबह 11 बजे शी जिनपिंग और मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। दोपहर 12:30 बजे दोनों देशों के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे और फिर प्रेस को संबोधित किया जाएगा। शाम 4 बजे जिनपिंग उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से ताज पैलेस के होटल में मिलेंगे और शाम 5:15 पर शी जिनपिंग होटल ताज पैलेस में युवा प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। शाम 7:30 बजे जिनपिंग राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे। इसके बाद जिनपिंग राष्ट्रपति की तरफ से आयोजित भोज में शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का डेलीगेशन 19 सितंबर को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेगा। मुलाकात का कार्यक्रम शाम 7 बजे दिल्ली के ताज पैलेस होटल में रखा गया है। इससे पहले 3 दिनों के भारत दौरे पर आए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कल अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचकर गांधी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। पीएम ने जिनपिंग को साबरमती आश्रम भी घुमाया। साबरमती आश्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चरखे के बारे में बताया। उन्होंने पहले खुद चरखा चलाया, उसके बाद शी जिनपिंग से चलाने के लिए कहा। इसके बाद विजिटर्स बुक में चीनी राष्ट्रपति ने अपने विचार लिखे। साबरमती आश्रम से निकलने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उपहार भी दिए। मोदी ने उन्हें महात्मा गांधी की पेंटिंग, उनकी एक किताब और कुछ दूसरे उपहार दिए। मोदी ने उपहारों की विशेषता भी समझाते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती रिवर फ्रंट पर चीनी राष्ट्रपति की भव्य खातिरदारी की। मोदी एकदम गाइड की भूमिका में थे। जिनपिंग को रिवर फ्रंट गार्डन की सैर कराने के बाद मोदी ने उन्हें झूला भी झुलाया। मोदी खुद जिनपिंग के साथ झूले पर बैठे। चीनी राष्ट्रपति को झूला झूलते देखकर मौके पर मौजूद उनकी पत्नी भी खुद को रोक नहीं पाई और उन्होंने भी पहले अकेले और फिर पति के साथ झूले का आनंद लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बीच बीच में कुछ समझाते भी नजर आए। जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग साबरमती आश्रम पहुंचे तो वहां उनकी आगवानी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी थे। मोदी और गुजरात के सीएम आनंदीबेन पटेल ने सूत की माला पहनाकर जिनपिंग का स्वागत किया। इससे पहले गुजरात के विकास के लिए चीन और भारत के बीच शी जिनपिंग साबरमती आश्रम पहुंचे तो वहां उनकी आगवानी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी थे। मोदी और गुजरात के सीएम आनंदीबेन पटेल ने सूत की माला पहनाकर जिनपिंग का स्वागत किया। इससे पहले गुजरात के विकास के लिए चीन और भारत के बीच 3 समझौते हुए। पहला समझौता गुजरात सरकार और चीन के गुआंगडोंग प्रांत के बीच विकास को लेकर हुआ। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद थे। भारत चीन के बीच में दूसरा करार अहमदाबाद शहर को चीन के ग्वांगझाऊ शहर की तरह विकसित करने को लेकर हुआ। इस करार पर अहमदाबाद के म्यूनिसिपल कमिश्नर और ग्वांगझाऊ शहर के मेयर ने दस्तखत किए। भारत चीन के बीच तीसरा समझौता गुजरात में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने को लेकर हुआ। इस इंडस्ट्रियल पार्क के लिए चीन का डेवलपमेंट बैंक पैसा देगा। करार चीन डेवलपमेंट बैंक और गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच हुआ। गुजरात के विकास के लिए हुए 3 करार से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अलग से बातचीत भी की। चीनी राष्ट्रपति 3 दिनों के दौरे पर आए हैं, जिसकी शुरुआत गुजरात से हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के ग्रैंड हयात होटल में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को घुमाते हुए कला प्रदर्शनी दिखाई। बुद्ध की प्रतिमा समेत कई कलाकृतियां वहां पर रखी हुई थी। गाइड की तरफ पीएम मोदी जिनपिंग को कलाकृतियों के बारे में बताते नजर आए। इसी दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम नरेंद्र मोदी से अपनी पत्नी पेंग लियुआन का परिचय करवाया। मोदी ने पेंग से हाथ मिलाकर कुछ मिनट तक उनसे गुफ्तगू की। पेंग चीन की नामचीन गायिका और मॉडल रही है। इससे पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली और सीएम आनंदीबेन पटेल चीनी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए पहुंचे थे। शी जिनपिंग का विमान तय वक्त 2:30 बजे से 20 मिनट देरी से लैंड हुआ। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर चीनी राष्ट्रपति का जोरदार स्वागत हुआ। यहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी पत्नी और चीन की फर्स्ट लेडी पेंग लियुआन के साथ भारत आए हैं। 3 दिन के भारत दौरे पर आए चीनी राष्ट्रपति के साथ 160 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। एक तरफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली पहुंचे तो दूसरी तरफ लद्दाख में भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए। बताया जा रहा है करीब 1000 चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए। देर रात दोनों देशों के बीच में हुई फ्लैग मीटिंग भी बेनतीजा रही।
पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में स्वावलंबन अभियान को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि गरीबों को भी स्वाभिमान के साथ जीने का हक है और गरीबों के स्वावलंबन से ही देश का स्वाभिमान बढ़ेगा। मोदी ने कहा कि गरीबों को सिर्फ एक मौके की जरूरत है। गांधीनगर के महात्मा गांधी में आयोजित मंदिर में आयोजित स्वावलंबन अभियान के कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरातियों में स्वाभिमान और स्वावलंबन की भावना होती है, इसीलिए गुजराती कभी भीख नहीं मांगे। राजस्थान और गुजरात उपचुनाव में मिली कामयाबी से उत्साहित कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केंद्र सरकार के 100 दिनों के कामकाज को लेकर कांग्रेस ने एक बुकलेट जारी की। कांग्रेस ने 14 पन्नों के इस बुकलेट के जरिए केंद्र सरकार के 100 दिन के कामकाज पर हमला बोला है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर उनके अधूरे वादों को लेकर तंज कसा और कहा कि 100 दिन में ही मोदी लहर का असर खत्म हो गया। महारा बीजेपी शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर जारी तकरार खत्म होती नजर आ रही है। महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक के बाद ये बातें निकलकर सामने आई कि बीजेपी 135 सीटों की मांग से पीछे हट सकती है। मुंबई में नितिन गडकरी के साथ हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में सीटों पर तकरार से पीछे हटने का फैसला किया गया। बीजेपी ने बैठक के बाद ये सफाई दी कि उसने कभी भी शिवसेना से 135 सीटें देने की मांग रखी ही नहीं। मुंबई में बीजेपी की एक और बैठक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बहन के घर पर हुई। बैठक में अमित शाह के अलावा महाराष्ट्र प्रभारी राजीव प्रताप रूडी और ओम माथुर शामिल हैं। बीजेपी शिवसेना के बीच सुलह के 3 फॉर्मूलों पर विचार हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक फॉर्मूला 1 के मुताबिक महाराष्ट्र में 288 में से बीजेपी 125, शिवसेना 151 सीटों पर लड़ सकती है। फॉर्मूला नंबर 2 के मुताबिक बीजेपी साल 2009 की तरह ही 119 सीटों पर लड़े, जबकि शिवसेना फॉर्मूला 1 की तरह 151 सीटों पर किस्मत आजमाए। फॉर्मूला नंबर 3 पर विचार चल रहा है, जिसके मुताबिक बीजेपी साल 2009 की तरह ही 119 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक 12 बजे मातोश्री में होगी। सार्क देशों के गृह मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज काठमांडू के लिए रवाना होंगे। बैठक 19 सितंबर को होगी। मीटिंग में आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर सार्क देशों के गृह मंत्री चर्चा करेंगे। इस बीच शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना की लहर है और चुनाव जीतकर हम ही सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र में इस बार बालासाहेब ठाकरे जी की लहर चल रही है और शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र में सीटों को लेकर कांग्रेस और एनसीपी में भी गतिरोध जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है। सीएम ने यह भी संकेत दिए कि वो करार सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। एनसीपी आधी यानी 144 सीटें मांग रही है, जिसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं। अब इंतजार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच मुलाकात का हो रहा है। दिल्ली के कल्याणपुरी में बाइक एक्सीडेंट में 2 लड़कों की मौत के बाद उनके घर में मातम पसर गया। एक लड़के के जन्मदिन पर लड़के पार्टी के लिए निकले थे, लेकिन इनकी मौत के बाद खुशी मातम में तब्दील हो गई। 17 साल का संजय अपने जन्मदिन पर 3 दोस्तों महरूफ, पाशु और मनीष के साथ कुंडली कपड़ा खरीदने जा रहा था। चारों एक ही बाइक पर सवार थे। अचानक बाइक का बैलेंस बिगड़ा और रोड पर जाके हादसे में जख्मी महरूफ की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि आशु और मनीष की स्थिति गंभीर है। हादसे की खबर मिलते ही इनके घरों में कोहराम मच गया। उधर पुलिस ने बाइक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली के नरेला में देर रात बदमाशों का कहर बरपा। बाइक सवार बदमाशों ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर टोलकर्मी मंजीत को निशाना बनाकर फायर किया, लेकिन गोली टोल पर मौजूद दूसरे शख्स मोनू को जा लगी। बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग में उनके एक साथी को गोली लगी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो बदमाश अपने घायल साथी को छोड़कर भाग निकले। मौके पर पहुंचे लोगों ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल के सारे डॉक्टर हंगामे के बाद भाग निकले। वारदात की खबर के बाद पहुंचे पुलिस की मौजूदगी में दोनों का इलाज शुरू। दिल्ली से सटे नोएडा के जीआईबी मॉल में देर रात रईसजादों ने खूनी खेल खेला। नामी बार रिबाब में शराब की धुत में नशे में धुत होकर कुछ लड़कों ने लड़कियों से छेड़खानी शुरू कर दी। लड़कियों के साथ मौजूद लड़कों ने जब इसका विरोध किया तो रईसजादों ने मारपीट शुरू कर दी। रईसजादों ने बार के अंदर देर तक बवाल किया, लेकिन बार के मालिक और कर्मचारी बेबस नजर आए। मारपीट की खबर मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई, लेकिन मामले को निपटाने में जुटी। हरियाणा के यमुनानगर में 2 गुटों के बीच में जमकर बवाल हुआ। हाथों में डंडा लिए लोग एक दूसरे को मारने के लिए दौड़े। पुलिस की मौजूदगी में भी लोग एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार दिखे। यहां तक कि महिलाएं भी हाथों में डंडा लिए सड़कों पर दिखी। यमुनानगर के तिगरा में 2 गुटों के बीच पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था, लेकिन अचानक दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची तो पत्थरबाजी शुरू हो गई।
दोनों तरफ के लोगों ने कई गाड़ियों को निशाना बनाया। हालात को काबू में करने के लिए टिकरा गांव को पुलिस ने छापने में तब्दील कर दिया। गांव में धारा 144 लगा दी गई। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए लोगो लॉन्च किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ऐलान मोदी सरकार ने अपने बजट में किया। ललिता कुमार मंगलम को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तमिलनाडु की ललिता कुमार मंगलम बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं और हाल ही में उन्हें पार्टी का प्रवक्ता भी बनाया गया है। उत्तराखंड में मिशन क्लीन गंगा को लेकर सीएम हरीश रावत और केंद्रीय मंत्री उमा भारती के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें हरीश रावत ने केंद्र से 10,000 करोड़ रुपए की मदद का प्रस्ताव रखा। उन्होंने केंद्र को सहयोग का भरोसा भी दिया। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। सतीश साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, लेकिन एक व्यक्ति एक पद के नियम के तहत वो इस्तीफा देंगे। शारदा चिटफंड घोटाले की जांच के दायरे में आए असम के पूर्व डीजीपी शंकर बरुआ अपने गुवाहाटी स्थित घर पर मृत पाए गए। आशंका जताई जा रही है कि शंकर बरुआ ने खुदकुशी की है। शारदा स्कैम की जांच के दायरे में बरुआ भी थे। सीबीआई ने 2 हफ्ते पहले उनके घर पर छापेमारी भी की। साई विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के एक जज अनिल दवे ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैं साई ट्रस्ट का मेंबर रह चुका हूं, इसलिए सुनवाई नहीं करूंगा। अब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 ट्रेनी जजों को बर्खास्त कर दिया है। इन पर एक लड़की से बदतमीजी का आरोप है। हाईकोर्ट ने यह कार्रवाई मामले की जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद की। जांच में कमेटी ने ट्रेनी जजों पर लगे आरोपों को सही पाया था। नोएडा के चर्चित निठारी कांड का आरोपी मनिंदर सिंह पंधेर को झटका लगा है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पंधेर की जमानत याचिका खारिज कर दी, यानी अभी पंधेर को जेल में ही रहना होगा। निठारी कांड के कुछ मामलों में पंधेर को हाईकोर्ट से जमानत मिली हुई है। नोएडा के चर्चित निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोहली को मेरठ से गाजियाबाद की रासना जेल में शिफ्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर तक कोहली की फांसी पर रोक लगाई है। शूटर तारा शाहदेव के धर्म परिवर्तन कराने के मामले में आरोपी पति और सास को राहत नहीं मिली। रांची के सीजेएम कोर्ट ने रकीबुल और उसकी मां की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। नाबालिग के यौन शोषण के केस में जोधपुर जेल में बंद आसाराम को कोर्ट में पेश किया गया। राजस्थान के वकीलों की हड़ताल के चलते 2 महीने तक आसाराम की पेशी नहीं हो पाई थी। आज इस केस में पीड़ित की मां का बयान दर्ज होगा। ब्रेक के बाद बाकी खबरों की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में आई तबाही के दौरान रेस्क्यू में लगी सेना ने पाकिस्तानी नागरिकों का भी दिल जीत लिया। सेना ने पुंछ और राजौरी में आई बाढ़ में फंसे पाकिस्तानी परिवारों को तबाही के सैलाब से बाहर निकाला। इनमें से कई परिवार पाक अधिकृत कश्मीर के रावलकोट इलाके के निवासी हैं, जो कि पुंछ और रावलकोट के बीच में बने पुल के टूटने से वापस नहीं जा पाए थे। भारतीय सेना इन्हें बाढ़ प्रभावित इलाके से निकालकर अब सुरक्षित वापस भेज रही है। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित होने वाले लोगों को तत्काल सहायता भेजी जाए। दिल्ली के खानपुर इलाके में डीटीसी की क्लस्टर बस ने सड़क पार कर रहे युवक को कुचल दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से गुस्साए लोगों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की। एमपी के उज्जैन में एक मिनी ट्रक और एक गाड़ी को भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक प्ले स्कूल की बस ट्रक से जा भिड़ी। हादसे में बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में 2 महिला टीचर जख्मी हो गई। झारखंड के दुमका में सीएम हेमंत सोरेन की गाड़ी के सामने एक शख्स लेट गया और वहां से हटने के लिए तैयार नहीं हुआ। यह शख्स कांग्रेस नेता और दुमका नगर परिषद का वार्ड कमिश्नर है। बिहार के नालंदा में मगध विश्वविद्यालय की शाखा खोलने की मांग को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर टायर जलाकर ट्रेनें रोक दी और घंटों हंगामा किया। यूपी की गाजीपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सरगना सहित गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया। इस शख्स ने खुद को गृह मंत्री राजनाथ सिंह का दामाद बताकर पहले वीआईपी ट्रीटमेंट के बीच हरविंदर साहिब में माथा टेका, फिर जमकर खरीदारी की। हालांकि जल्द ही इसकी पोल खुल गई। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके के जंगल में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। स्कूल के बैग से गला दबाकर युवक की हत्या की गई। खरीदारी की, हालांकि जल्द ही इसकी पोल खुल गई। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके के जंगल में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। स्कूल के बैग से गला दबाकर युवक की हत्या की गई। आगरा के ताजगंज इलाके में एक सरफिरे आशिक ने एक लड़की के घर में घुसकर उस पर चाकू से कई वार कर दिए। वारदात के बाद अब भागते वक्त लोगों ने उसे घेर लिया तो उसने खुद को भी चाकू मारकर जख्मी कर लिया। बदायूं रेप मर्डर केस में फिर से नया मोड़ आ चुका है। सीबीआई के मुताबिक मुख्य गवाह लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल हो चुका है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एलएलबी के एक छात्रा के साथ साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप के बाद आरोपियों ने पीड़ित लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी।
मध्य प्रदेश के खरगोन में एक लड़की ने अपने प्रेमी पर झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया। लड़की के मुताबिक उसके प्रेमी ने अपना धर्म छिपाकर उससे शारीरिक संबंध बनाया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक रेप पीड़ित लड़की ने इंसाफ नहीं मिलने पर खुद को आग के हवाले कर लिया। पीड़ित की इलाज के दौरान मौत हो गई। ठाणे के भिवंडी में एक शख्स ने एक तरफा प्यार में लड़की की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वारदात के समय लड़की की बड़ी बहन घर में ही मौजूद थी। लखनऊ पुलिस ने 3 सितंबर को हुए फैशन डिजाइनिंग के छात्र नीतीश की हत्या का खुलासा करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये युवक जिस लड़की से प्यार करता था वो नीतीश को चाहती थी। यूपी के बस्ती में 2 पुलिस वालों ने एक ट्रक ड्राइवर को इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया। मामला कप्तानगंज थाना इलाके का है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में रेप पीड़ित या फिर बच्चों को अब आरोपियों के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा। साकेत कोर्ट में इनके लिए अलग से कोर्ट बनाया जाएगा और बनाया गया है जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़ित बयान दे सकेंगे। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर भोजपुरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांसद महेश गिरी भी मौजूद थे। पूर्वांचल एकता मंच ने इस मौके पर भोजपुरी गायिका देवी को बुलाया। देवी ने अपने गीतों से वहां मौजूद लोगों को सुनने पर रखा। सर्च इंजन गूगल ने एक बार फिर से 5 साल से बिछड़े मां बेटों को मिला दिया। बिहार के किशनगंज में एक आदिवासी बच्चा गूगल और पुलिस की मदद से अपनी मां से मिला तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। केदारनाथ के लिए हवाई सेवाएं एक बार फिर से शुरू कर दी गई हैं। बारिश के वक्त 6 कंपनियों ने अपनी सेवाएं बंद कर दी थी। अब श्रद्धालु हेलीकॉप्टर्स के जरिए बाबा के दर्शन कर सकेंगे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बारिश के बाद फिर से राफ्टिंग शुरू हो गई है। स्थानीय विधायक सुबोध उनियाल ने इसका विधिवत उद्घाटन किया।